ससुराल में लड़ाई करवाने वाली जेठानी। ये कहानी है दिल्ली शहर के प्रेम नगर के मोहल्ले में रहने वाली सत्यवती देवी के घर की, जो अपने पति प्रीतम, बेटे प्रवीण, अनुराग और दो बहू दीप्ति और माया के साथ रहती थी। भला माया के रहते प्रेम नगर मोहल्ले के लोग बिना झगड़े कहाँ रह सकते थे। भगवान के हाथों एक भारी गलती हो गई थी, क्योंकि उन्होंने माया के भेष में भगवान के द्वापर युग की मंथरा को दोबारा जन्म देकर भेज दिया था। सुबह का सूरज पूरे प्रेम नगर के मोहल्ले को अपनी रोशनी से रोशन कर रहा था। बालकनी में खड़ी माया चाय की चुस्कियों का मजा लेते हुए बोलती है, ये मेरे रहते प्रेम नगर के मोहल्ले में शोरगुल की बजाय शांति कैसे मंडरा रही है। चल माया, आज कुछ तूफान ही करते हैं, जिसकी शुरुआत होगी ससुराल वालों से। इतने के बाद माया रसोई में आती है, जहां दीप्ति के चेहरे पर खिलखिलाहट देखकर लड़ाकू जेठानी के मन में खुराफाती खिचड़ी पकने लगती है। क्या बात है, मेरी देवरानी सवेरे सवेरे सारा बानो क्यों बनी बैठी है। वो क्या है ना जेठानी जी, आज संडे है ना, तो मैंने और अनुराग ने सोचा है कि साथ में संडे सेलिब्रेट करेंगे, इसीलिए आज जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ। ये सुनकर भड़काऊ जेठानी जल भुनकर मन में बोलती है, अच्छा, तो सैर सपाटे की प्लानिंग हुई पड़ी है। मगर तुम देखती जाओ मेरी भोली देवरानी, मैं तुम्हारी खुशियों में कैसे खलल डालती हूँ। जेठानी सीधे सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, मेरी मानिए तो आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि घर में आपका होना ना होना एक बराबर है। क्यों बड़ी बहू, तेरी माँ जी मिस्टर इंडिया बन गई है क्या, जो दिखती नहीं। माँ जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। दरअसल आप देखकर भी देख ही नहीं पाती। वहाँ देवरानी जी बगैर आपसे पूछे घूमने जाने के लिए सारा बानो बनकर तैयार है। सास जेठानी की भड़काऊ बातों में आ जाती है और बोलती है, छोटी बहू, अरे ओ छोटी बहू, अरे ओ मेरी बहरी बहू। जी माँ जी, बुलाया? अरे कान क्या कोल्हापुर छोड़ाई थी, कह दे गला फाड़ रही हूँ। सुन, मुझे तेरे ससुर जी के साथ सत्संग में जाना है। मैंने किचन में कैरी रखवाई है, उसे काट धोकर धूप में डाल देना और सभी के सर्दियों के कपड़े और बिस्तर निकाल देना। इस तरह सास बेचारी बहू पर बहुत सारे कामों का बोझ लाद कर चली जाती है, जिसके कुछ देर बाद देवरानी का पति अनुराग गुस्सैल गुब्बारे के जैसे दीप्ति पर बरस पड़ता है। दीप्ति, तुम्हारी जिम्मेदारियों की झंझट खत्म नहीं हुई? अरे तुम मुझ पर क्यों बिगड़ रहे हो, जैसे कि मैं जानबूझकर कामों में लगी हूँ। क्या बात है मोहतरमा, इसे कहते हैं चोरी, और ऊपर से सीना जोरी भी है। अब तुम फ्री नहीं थी तो फ्री फोकट में मेरा वक्त खराब करने की क्या जरूरत थी? हाँ, जाने कैसी बोर्डम बीवी पल्ले पड़ गई है। इस तरह अनुराग और दीप्ति के बीच की बहसबाजी लड़ाई में बदल जाती है। दूर बैठी जेठानी देवरानी और देवर में हो रही लड़ाई का लुत्फ उठाते हुए कहती है, अब हुई ना सुबह की स्पाइसी शुरुआत। चल माया, अब बारी है मोहल्ले में मारधार मूवी की शुरुआत करने की। जैसे ही जेठानी बाहर निकलती है तो बाजू में रहने वाली पड़ोसन रंगीली बोलती है, अरे ओ सत्यवती की बहू, हमारे मर्द को देखी हो का, सामान लाने दुकान भेजे रहे, अब ही तक लौटे नहीं। अरे वाह, क्या बात है, मिल गया मौका लड़ाई की एक लहर लगाने का। हाँ रंगीली चाची, मैंने देखा था तिवारी चाचा को, और तो और मैंने उन्हें टोका भी था कि चाची बुला रही होंगी, मगर उन्होंने कहा, अरे का कहा ससुरे ने, तू एक बार हमके बता। हमरी महरिया हमरी जिंदगी खा गई, हमरा बस चले तो उसको मटरू की बिजली के साथ बांध कर छपरा छोड़ा है, ऐसा कहा उन्होंने। फिर क्या था, रंगीली माया की मथराई में आकर रसोई से बेलन लेकर निकल पड़ती है पति की खोज में, और दुकान पर ही उसकी सुताई शुरू कर देती है। अरे मोरी अम्मा, अरे ई का होई गवा रंगीली, अरे भोर सवेर भांग खाली हो का हो, अरे खुले आम मोहल्ले में अपने मर्द को काहे मार रही हो? तू हमको हमारी भैंसिया के साथ बांधोगे, चिमकी आदमी। अरे मगर, अरे अगर मगर को मारो गोली, तुम तो आज घर चलो। इस तरह देवर देवरानी में झगड़ा करवाने के बाद भड़काऊ जेठानी मोहल्ले में भी महाभारत कराती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है, जिसके साथ जेठानी की लड़ाई करवाने की बुरी आदत बढ़ती चली जाती है।
कभी देवर देवरानी में झगड़ा करवाती है तो कभी मोहल्ले के पड़ोसियों में मारपीट करवाती है। एक दिन की बात है, मैंने सभी में फूट डालकर लड़ाई करवाई, सिवाय सासू माँ और ससुर जी के। बहुत दिन से ससुर जी और माँ जी को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते नहीं देखा, इसीलिए महाभारत का मजा किरकिरा है। भड़काऊ जेठानी को इस बात की भनक नहीं थी कि उसकी देवरानी ने उसकी साजिश सुन ली थी। अच्छा, तो ये जेठानी जी ही है जो सभी में झगड़ा झंझट करवाती हैं। जरा मैं भी तो देखूं कि आखिर ये लड़ाई की लहर सुलगती कैसे है। जेठानी कमरे से बाहर आ ही रही होती है कि तभी ससुर बोलता है, अरे बड़ी बहू, अरे जरा ये डाई घोल कर तो ले आओ। हाँ, वो क्या है कि तेरे ससुर के बालों को सफेदी ने घेर लिया है। हाँ। क्यों नहीं ससुर जी, आपका हुक्म सराखों पर। जेठानी सीधे अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए। अरे बहू, तू ये मुझे क्यों दे रही है? ससुर जी ने कहा है कि इस गोदरेज से अपने गंजे सफेद सर की लिपाई पुताई कर ले। सास माया की वाकूट नीति का शिकार हो जाती है और भड़कते हुए ससुर के पास आती है। क्यों प्रीतम प्यारे, जवानी के दिनों में मुझ में तुम्हें नरगिस और नूतन नजर आती थी और आज मैं बुढ़िया बन गई। अरे भाग्यवान, बेफिजूल काहे भड़क रही हो? अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारे लिए बेफिजूल है तो तुम क्या हो, कचरे की पेटी? आए बड़े अमिताभ बच्चन। सास ससुर देर तक झगड़ते हैं, जिसे देखकर देवरानी बोलती है, जेठानी जी को सबक सिखाना पड़ेगा, वरना ये अपने ही हंसते खेलते घर संसार की खुशियों को आग लगा देंगी। एक रात की बात है जब माया का पति मुंह लटकाए घर लौटता है। प्रवीण, आ गए आप? आज बड़ी देर लगा दी, कामकाज ज्यादा था क्या? तुम क्या प्राइम मिनिस्टर हो माया, जो मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देता फिरूं? तुम्हारे सवालों के पूछताछ से मेरा पेट भर गया है। प्रवीण माया को फटकार कर सोने चला जाता है। उस दिन के बाद से ये रोज की बात हो गई थी। माया और उसके पति में लड़ाई का माहौल रहने लगा था। माया की पलकें हर पहर आंसू से भीगी रहती थी। तभी एक दिन वो अपने किए पर पछताती हुई खुद से बोलती है, शायद ये दिन दिखाकर भगवान मुझे ये जता रहा है कि मैंने कितने लोगों के बीच लड़ाई करवाई है, इसीलिए आज मेरे और प्रवीण के बगैर किसी कारण के इतनी अनबन है। माया अपनी बुरी आदत पर पछता ही रही थी कि देवरानी बोलती है, देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है जेठानी जी, आपको ये एहसास तो हुआ। दीप्ति, तुम ये प्रवीण, तुम तो ऑफिस गए थे ना? कहीं वहां भी लड़ाई करके तो नहीं लौट आए? नहीं माया, आई एम सॉरी। कुछ दिनों से मैंने तुम्हारे साथ लड़ाई का ड्रामा किया है। ड्रामा? मगर क्यों? ताकि आपकी भटक खुले कि आपने अपनी झूठी चुगलखोरी से कितने लोगों की खुशियों में खलल डालकर उनमें लड़ाई करवाई है। आपके भड़काऊ बातों ने कभी मेरे और अनुराग तो कभी सासू माँ और ससुर जी के बीच लड़ाई की लपटें लगाई है, जो गलत है। अपनी देवरानी की बातें सुनकर जेठानी का सर शर्म से झुक जाता है और उसकी पलकें भीग जाती है। सासू माँ, ससुर जी, देवर जी, आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लड़ाई कराने की बुरी लत से मैंने आप सभी के बीच कितनी बार झगड़ा कराया। चुप हो जा माया बहू, और फिर कभी किसी के बीच फूट ना डालना, क्योंकि लड़ाई की लपटें अक्सर आग लगाने वालों को ले डूबती है। उस दिन माया मोहल्ले के हर परिवार से माफी मांगती है, जिसके बाद से माया अपने परिवार वालों के साथ घुल मिलकर रहने लगती है। दो बेटे लाए, एक गरीब बहू एक अमीर बहू। प्लेटफॉर्म पर कांजीवड़ा नाम की ट्रेन रुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर एक लड़का और एक लड़की हाथ पकड़कर कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। राखी, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो गुंडे हमें पकड़ लेंगे। ऊपर वाले हमारी रक्षा कर, हमें इन गुंडों से बचा ले आज। रफ्तार और राखी दोनों ही भागते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है और गुंडे पीछे रह जाते हैं। आखिरकार हम दोनों आजाद हो ही गए। अब कल हम दोनों शादी करेंगे और एक साथ खुशी से रहेंगे। राखी एक बहुत अमीर घराने की लड़की थी और उसने रफ्तार से भागकर लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद रफ्तार राखी के साथ एक छोटे से गांव में खुशी खुशी रहने लगा था। देखते ही देखते उनकी शादी को पूरे 1 साल हो जाता है और राखी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। अरे राखी, जरा देखो, हमारे जुड़वा बेटे कितने सुंदर हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल आपके ऊपर गए हैं।
राखी और रफ्तार दोनों अपने जुड़वा बेटा की बहुत अच्छे से परवरिश करते हैं। देखते ही देखते कुछ ही समय में उनके जुड़वा बेटे बड़े हो जाते हैं और नौकरी करना शुरू कर देते हैं। एक का नाम अरविंद था और दूसरे का नाम अतुल था। बड़े होने के बाद उन दोनों को ही अपनी अपनी पसंद की लड़कियों से प्यार हो गया था। अतुल एक अमीर घर की लड़की से प्यार करने लगा था, वहीं अरविंद एक गरीब घर की लड़की से बहुत प्यार करता था। मैं तुमसे बड़े बड़े वादे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा खुशी रखूंगा। मुझे आपके प्यार पर पूरा भरोसा है, आप मुझे हमेशा खुश रखोगे। आज ही मैं अपने माता पिता से तुम्हारी और मेरी शादी की बात करूंगा। एक तरफ अरविंद अपने सच्चे प्यार का इजहार कर रहा होता है तो दूसरी तरफ अतुल अपनी गर्लफ्रेंड पायल के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ अपने मन ही मन सोचता है, पायल बहुत अमीर घर से है और इसके पापा का बिजनेस भी बहुत बड़ा है। एक बार मेरी इससे शादी हो जाए, उसके बाद तो मैं पैसों से खेलूंगा। दोनों जुड़वा भाई एक दूसरे से बहुत अलग थे और उसी शाम वह दोनों जुड़वा भाई अपने माता पिता से कहते हैं, माँ, पिताजी, मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे भी आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। माँ, मुझे एक लड़की से बहुत प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हाँ माँ, मैं भी एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप हमारी शादी के लिए तैयार हैं? अरे भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? जब तुम्हारी माता पिता ने खुद लव मैरिज की तो हम तुम्हारी लव मैरिज के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? राखी और रफ्तार दोनों ही कुछ ही दिनों में अतुल और अरविंद की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद दोनों भाई अपने घर पर अपनी अपनी पत्नियों को शादी करके ले आते हैं। लेकिन एक की पत्नी अमीर होती है तो दूसरे की पत्नी बहुत गरीब होती है, जो अपने घर से केवल एक जोड़ी कपड़े में ही आती है। जैसे ही पायल अर्चना को देखती है, वह उसे देखकर कहती है, हो, अरे अरविंद जी, आपको इस गरीब लड़की के अलावा और कोई नहीं मिली? अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अर्चना से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे लिए तो मेरा सब कुछ अर्चना ही है। पायल मुंह चढ़ाकर अतुल के साथ उसके कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अरविंद भी अपनी पत्नी अर्चना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। एक तरफ अरविंद और अर्चना एक दूसरे के साथ खुशी से बातें कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ पायल अपने पति अतुल के साथ कमरे में बैठकर शराब पीने लगती है। हमारी शादी के सेलिब्रेशन में हमें थोड़ी सी शराब पीना तो बनता ही है। पायल अतुल के साथ शराब पीती रहती है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा नशा चढ़ जाता है। अतुल भी शराब के नशे में आराम से सो जाता है, लेकिन पायल नशे की हालत में रसोई में पहुंच जाती है। ओहो, इनके घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं कैसे गरीबी में जी रहे हैं ये लोग। रसोई से आवाज आते ही राखी की नींद खुल जाती है और वह रसोई में पहुंच जाती है और पायल की हालत देखकर उससे कहती है, अरे बहू, ये तुम्हारी हालत को क्या हो गया है? क्या तुमने शराब पी रखी है? हाँ, आपको भी पीनी है क्या? तभी वहां पर अर्चना भी पहुंच जाती है और पायल की हालत देखकर उसे संभालने के लिए आगे बढ़ती है। दूर दूर रहो तुम मुझसे, तुम जैसे गरीब लोग मेरे आसपास भी दिखाई नहीं देने चाहिए, लेकिन मुझे तुम्हें इस घर में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। पायल इतना कह ही रही होती है कि तभी अचानक से वह बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अर्चना उसे किसी तरह कंधे का सहारा लगाकर उसे उसके कमरे तक ले जाती है। ये भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तो एक अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की है। देखिए माँ जी, पायल जैसी भी है, अब वह इस घर का हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी हमारा फर्ज है। अरे बहू, तू कितनी समझदार है। मेरे बेटे अरविंद ने तुझसे शादी बहुत सोच समझ कर की है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। राखी और अर्चना दोनों अपने कमरों में आराम करने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अर्चना रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन तभी पायल एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर सबके सामने आती है। हे भगवान बहू, ये तूने क्या पहना है? अरे आधे कपड़े कहाँ गायब हैं तेरे? अरे माँ जी, ये तो आजकल का फैशन है, आपको कुछ नहीं पता और आपकी इस गरीब बहू को तो वैसे भी कुछ नहीं पता होगा। कोई बात नहीं माँ, ये सब तो चलता रहता है। राखी बेचारी कुछ नहीं कह पाती। वहीं पायल अर्चना को उसके कपड़ों पर बहुत सारी बातें सुना देती है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अर्चना पायल से कुछ नहीं कहती। आप लोग करो यहाँ नाश्ता, मैं अपने हनी के साथ एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर नाश्ता करूंगी। चलो हनी, हमें देर हो रही है।
पायल अतुल के साथ रेस्टोरेंट चली जाती है। जो अमीरों वाली जिंदगी अतुल को चाहिए थी आखिर उसे मिल ही जाती है। पायल अपने दोस्तों से अतुल को मिलवाती है, जिसके चलते अतुल की अमीरों में बातचीत बननी शुरू हो जाती है। तो बताओ हनी, आज तुम्हें हमारी पार्टी में कैसा लगा? मुझे तो बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने सपनों को पूरा होते देख रहा हूँ। अतुल और पायल दोनों फिर से खूब सारी शराब पीते हैं, जिसके बाद आधी रात के समय वह वापस घर लौटते हैं। ऐसे ही रोजाना उनका इसी तरह चलने लगता है। आधी आधी रात को वह खूब शराब के नशे में घर को लौटा करते, जिसके चलते अर्चना रात को पायल को उसके कमरे तक छोड़ कर आती और उसका ध्यान रखती। एक दिन राखी अर्चना से कहती है, अरे बहू, पायल तेरा इतना अपमान करती है लेकिन उसके बाद भी तू उसकी मदद करती है। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो इंसान जैसा है उसे उसकी हालत पर ही छोड़ देना चाहिए। अरे नहीं माँ जी, आज पायल दीदी मेरी बहन है, उनका ध्यान रखना मेरा फर्ज है। तू उसे अपनी बहन समझती है लेकिन वह तुझे कुछ नहीं समझती। ऐसा कहकर राखी चली जाती है, जिसके बाद अर्चना घर के सभी काम निपटा लेती है और जैसे ही रात का समय होता है वह अपने कमरे में आराम करने जा रही होती है। अतुल समय से घर पर आ जाता है और थक कर सो जाता है। आधी रात के समय अर्चना के फोन पर एक कॉल आता है। देखिए, आप पायल के घर से बोल रहे हैं? पायल नशे की हालत में यहाँ क्लब के अंदर गिर गई है, आप उसे यहाँ से ले जाइए। अर्चना बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वह उन लोगों से एड्रेस लेती है और क्लब पहुंच जाती है, जहां वह पायल को किसी तरह कंधे का सहारा देकर वापस घर ले आती है। घर आने के बाद पायल को कई बार उल्टियां होने लगती हैं। अर्चना पायल की बहुत मदद करती है, जिसे देखकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तुम्हें रोजाना इतना कुछ सुनाती रहती, लेकिन तुम हो कि हमेशा मेरी मदद करती हो। तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुम्हारे जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तुम मेरी बहन जैसी हो, तुम्हारी रक्षा करना, ध्यान रखना मेरा फर्ज है, और फिर मैं इस घर की बहू हूँ, सबका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये सुनते ही पायल को उसकी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद पायल अर्चना से सॉरी मांगती है। अर्चना, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से पायल अपने पैसों का घमंड दिखाना बंद कर देती है और अपने घर के सभी सदस्यों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब कचरे वाली की जादुई झोपड़ी। सुबह का समय होता है। लाली और धर्मेश दोनों प्लास्टिक का बोरा उठा लेते हैं और उसके अंदर इधर उधर से कूड़ा बीनना शुरू कर देते हैं। अरे लाली बेटी, जल्दी जल्दी कूड़ा उठा ले, नहीं तो गांव के लोग आ जाएंगे और हमें कूड़ा उठाते हुए देख हमें गांव से ही निकाल देंगे। अरे अरे पिताजी, आप चिंता मत करो, मैं अपने मुंह पर चुन्नी लपेट लूंगी। लाली ऐसा कहकर सड़क पर से कूड़ा उठाना शुरू कर देती है। वहीं उसके पिता धर्मेश भी कूड़ा उठाते हैं। देखते ही देखते वो अपने बोरे के अंदर कई सारा प्लास्टिक और कूड़ा जमा कर लेते हैं। अरे लाली, जितना हुआ उतना ही काफी है, अब हम इसे बेच देते हैं। धर्मेश और लाली दोनों बाप बेटी मिलकर इकट्ठा किया हुआ कूड़ा एक कबाड़ी की दुकान पर ले जाते हैं, जहां वो प्लास्टिक और गत्ता अलग अलग छांट कर बेचना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते उन्हें कबाड़ी वाला 50 रुपए दे देता है। चलो अच्छा हुआ, कुछ पैसे तो मिले, अब हम इन पैसों से तुम्हारी माँ की दवाई ले आएंगे। लाली और धर्मेश दोनों एक मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदते हैं और वापस अपने टूटे फूटे घर में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पत्नी केसरी को दवाइयां देते हुए कहता है, केसरी ये लो दवाई खा लो, तुम दवाई खाकर जल्दी से ठीक हो जाओगी। धर्मेश के कहने पर केसरी दवाई खा लेती है। अजी, आपके पास तो दवाई लाने के बिल्कुल पैसे भी नहीं थे, फिर आप ये दवाई कहाँ से लेकर आए हो? केसरी के ऐसा पूछते ही धर्मेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी लाली कहती है, माँ, आज हमने कूड़ा बीना था, जिसके चलते हमें 50 रुपए मिले, हम उन पैसों से आपकी दवाई लेकर आए हैं माँ। ये सुनते ही केसरी रोने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी उनके दरवाजे पर गांव के लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। अरे बाहर निकल धर्मेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में रहने की? अरे इन गंदे और दलित लोगों को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें अभी के अभी यहाँ से निकालो। जैसे ही धर्मेश लाली के साथ बाहर आता है, गांव के सभी लोग उसे गांव छोड़ने के लिए कहते हैं। आज सुबह ही गांव के एक आदमी ने तुझे और तेरी बेटी को सड़क पर कूड़ा बीनते हुए देखा है। अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता, अभी के अभी इस घर से निकल जा। मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मैं ये काम नहीं करता तो मेरी पत्नी मर जाती, मुझे दवाइयों की सख्त जरूरत थी।
एक दलित इंसान इस घर में नहीं रह सकता, अभी के अभी इस घर को छोड़कर चला जा। गांव के सभी लोग उन्हें वहां से निकाल देते हैं, जिसके बाद धर्मेश अपनी पत्नी और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से वहां भटकने लगता है। तभी उसे एक कूड़े का खदान दिखाई देता है। देखो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हमें इस कूड़े के ढेर के बीचों बीच रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर धर्मेश उस कूड़े के खदान के बीचों बीच एक झोपड़ी बना लेता है। उनकी झोपड़ी के चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है। धर्मेश उस कूड़े में से कुछ प्लास्टिक निकालकर कबाड़ी की दुकान में बेच देता है, जिसके चलते थोड़े पैसे मिल जाते हैं और वो खाने का कुछ सामान लेके आता है। लाली लाली इसे बना ले। लाली फौरन चारों तरफ से थोड़ा बहुत साफ करती है और एक चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाना शुरू कर देती है। खाना बनने के बाद सभी लोग वहीं बैठकर खाना खाते हैं। तभी वहां पर एक गाय कूड़ा कचरा खाते खाते वहां पहुंच जाती है। हे भगवान, जरा देखिए वो बेचारी गाय भूखी प्यासी कूड़ा कचरा खा रही है। हमें अपने अपने हिस्से से थोड़ा बहुत खाना उसे भी दे देना। केसरी की बात मानकर धर्मेश अपने हिस्से का सारा खाना उस बेचारी गाय को दे देता है, जिसके बाद वो गाय खाना खाने के अचानक से देवी के रूप में बदल जाती है। मैं एक देवी हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आई थी। तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। आज के बाद तुम लोग कभी गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारी ये झोपड़ी आज से मामूली झोपड़ी नहीं, बल्कि एक जादुई झोपड़ी होगी। जो तुम इससे मांगोगे तुम्हें वो सब मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती हैं। क्या सच में अब हमारी ये झोपड़ी मामूली सी झोपड़ी नहीं बल्कि जादू झोपड़ी है? अगर मैं इससे ढेर सारा पैसा मांगूंगी तो क्या ये झोपड़ी हमें दे देगी? लाली के इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर से कई सारे पैसे निकल आते हैं, जिन्हें देखकर लाली, धर्मेश और केसरी हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, देवी माँ का ये वरदान सच हो गया। ये झोपड़ी आज के जादू की झोपड़ी बन गई। धर्मेश पैसों से अपने लिए एक मकान बनाता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है। एक दिन उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो जादुई झोपड़ी के पास जाता है। ए जादुई झोपड़ी, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें ढेर सारा खाना दे दो ताकि हम उस खाने को खा सकें और गरीबों में बांट सकें। धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से ढेर सारा खाना निकलकर प्रकट हो जाता है, जिसके बाद धर्मेश उस खाने को ले जाता है और अपनी पत्नी और अपनी बेटी लाली को खिलाता है। बचा हुआ खाना वो मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोगों में बांट देता है। अरे भगवान तुम्हारा भला करे, अरे तुम सदा ऐसे ही लोगों की मदद करते रहो। आज तुमने कई गरीबों को खाना खिलाकर बहुत अच्छा काम किया है। भगवान तुम्हारा संसार ऐसे ही सुखी रखे। लोगों की दुआ लेकर धर्मेश वापस अपने घर आ जाता है, जिसके बाद उसकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं। एक दिन उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस कचरे वाली जमीन को ही खरीद लूं, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। ऐसा सोचकर धर्मेश अपनी जादुई झोपड़ी के पास जाता है और कहता है, मुझे ये कचरे की जमीन खरीदनी है, जिसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। क्या जादुई झोपड़ी मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल सकते हैं? धर्मेश के इतना कहते ही जादुई झोपड़ी के अंदर से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलकर सामने प्रकट हो जाते हैं, जिसके बाद धर्मेश उन सभी सोने के सिक्कों को लेकर गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे कहता है, मुखिया जी, आपने मुझे इस गांव से तो निकाल दिया, लेकिन मैं इस गांव के कचरे वाली जमीन को खरीदना चाहता हूं और उस जमीन की मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार हूं। ऐसा कहकर धर्मेश ढेर सारे सोने के सिक्के मुखिया के सामने रख देता है, जिसके बाद मुखिया का मुंह बंद हो जाता है और वो तुरंत जमीन धर्मेश के नाम कर देता है और वापस अपने घर आ जाता है। पिताजी, ये आपके हाथों में किस चीज के पेपर है? बिटिया, मेरे हाथ में ये उस जमीन के पेपर है जिस जमीन पर हमारी जादुई झोपड़ी है। आज के बाद हमारी जादुई झोपड़ी को कोई खराब नहीं कर सकता। हम जब चाहें उससे कुछ भी ले सकते हैं। ये सुनने के बाद लाली बहुत खुश होती है, जिसके बाद धर्मेश कूड़े कचरे का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर देता है और कूड़े कचरे को रिसाइकिल करके बहुत पैसा कमाता है, जिसके चलते वो बहुत अमीर हो जाता है। अब उस गांव में कोई भी कूड़ा कचरा बेचता या कूड़े कचरे का काम करता तो गांव वाले उसे बाहर नहीं निकालते, क्योंकि गांव वाले समझ जाते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ काम करने की अच्छी लगन होनी चाहिए। इंसान हर काम में अपनी तरक्की कर सकता है। गांव की दर्जी चुड़ैल। अरे हेलो सीमा, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ,
तू बता, अचानक कैसे याद किया? अरे वो मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती थी। वो क्या है ना, 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है, तो मैं तुझे बुलाना चाहती हूँ। टाइम से आ जाइयो और माफ कर दे कि मैं तुझे पहले नहीं बता पाई। यार तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुझे थोड़े दिन पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी तुझे तो पता है गांव में अर्जेंट कपड़े सिलवाना कितना मुश्किल है। अरे सीमा यार, सॉरी ना, शादी की तैयारी में ध्यान नहीं रहा, वरना तुझे जल्दी बता देती। और हाँ, मेरी शादी में पटोला बनकर आइयो। जल्दी से कपड़े सिलवाने डाल दे आज ही। अरे हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, शाम को हल्दी में आ जाना। इस तरह से दोनों सहेली फोन रख देती हैं और सलोनी कहती है, ओ नो, इस कबूतरी ने भी पहले नहीं बताया। इतने अरमान है मेरे। ओहो, याद आया, इसकी शादी में पहनने के लिए तो मैंने एडवांस में एक लहंगा ले लिया था। अब जाकर बस दर्जी को देकर आना है। ये कहकर सलोनी अपना लहंगा लिए गांव के अनेक दर्जियों के पास जाती है, लेकिन वो सब मना कर देते हैं। तभी वो कहती है, पूरे गांव में दर्जियों को ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी मेरा लहंगा नहीं बना रहा। इनसे और पूछ लेती हूँ। अंकल, क्या आप मेरा लहंगा सील देंगे? मुझे 1 हफ्ते से पहले चाहिए। नहीं बेटा, शादियों का सीजन चल रहा है, मुझे और भी ऑर्डर मिले हुए हैं। अगर तुम्हें सिलवाना था तो थोड़ा पहले आती ना। मैं नहीं सिल पाऊंगा बेटा। ओहो, यही तो अंकल मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं? मैं तैयार ही नहीं होंगी तो मंडप तक उसे लेकर कौन जाएगा? मुझे अपनी ड्रेस हर हाल में सिलवानी होगी। अपने आप से बड़बड़ाते हुए सलोनी आगे चलने लगती है। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आती है, क्या तुम लहंगा सिलवाना चाहती हो अपना? अगर चाहती हो तो इस ओर आओ, मेरी आवाज के पीछे पीछे आ जाओ। ये मुझे कैसी अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है, और इसे कैसे पता कि मैं लहंगा सिलवाना चाहती हूँ? देखो, तुम्हारे दोस्त की शादी है, कोई लहंगा नहीं सिएगा। अगर तुम चाहती हो तो इधर आ जाओ, काली खंडर गुफा की पीछे की दुकान है मेरी। क्या करूं? सहेली की शादी है, कपड़े सिलवाने हैं। चली जाती हूँ इस आवाज के पीछे। वैसे भी पूरे गांव में कोई भी दर्जी मेरा लहंगा नहीं सिल रहा, और मेरा लहंगा सिलवाना बहुत अर्जेंट है। आओ, इस बरगद के पेड़ को पार कर 20 कदम और चलो। सलोनी उस आवाज को सुनते सुनते एक बरगद के पेड़ को भी पार कर लेती है, जहां एक औरत सिलाई मशीन लेकर गले में इंची टेप डाले हुए कपड़े सिल रही थी। अच्छा, तो ये है दर्जी की दुकान। ऐसे गाइड करके अपनी आवाज के पीछे बुलाया है। तुम ऐसा समझ सकती हो। खैर, मुझे बताओ ना, तुम्हारा क्या सीलना है? मैं आज ही तुम्हें बना कर दे दूंगी। जी, ये मेरा लहंगा, इसका ब्लाउज और दुपट्टे के लटकन जरूर लगा देना। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा इतना अच्छा लहंगा सीऊंगी कि शादी में सभी लोग दुल्हन को छोड़कर तुम्हें ही देखेंगे। और हाँ, तुम अपना लहंगा 12 बजे लेने आ जाना, क्योंकि उसी वक्त ज्यादा फ्री रहती हूँ मैं। जी ठीक है। तभी वो औरत उसका नाप ले लेती है और घर जाकर सलोनी शाम को उसके हल्दी फंक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके फंक्शन में जाकर उसे हल्दी लगाती है और नाच गाना करती है। उसके हल्दी में रात को इतना समय लग जाता है कि घड़ी में 11:30 हो रहे थे। तभी वो टाइम देखकर कहती है, ओ नो सीमा, ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया। मुझे जाना होगा, वरना मम्मी डांटेंगी। अच्छा ठीक है, जा, और आंटी को मेरा नमस्ते कह दियो। ये बोलकर सलोनी चली जाती है कि रास्ते में उसे याद आता है, ओफो, मैं तो अपना लहंगा लेना भूल ही गई। वैसे भी 12 बज रहे हैं। उसने कहा था कि 12 बजे आकर ले जाना। वहीं चलती हूँ। ये बोलते ही वो उस दर्जी के पास पहुंच जाती है और देखती है कि एक चुड़ैल उसका लहंगा सिल रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। क्या करूं? कहीं ये मुझे मार ना दे। चुपचाप उससे लहंगे लेकर चली जाती हूँ। जैसे ही सलोनी उसके करीब आती है तो उसके आहट से वो अपना रूप बदल कर कहती है, अरे, तुम
आ गई। ये लो तुम्हारा लहंगा तैयार हो गया है। बताओ कैसा बना है? बहुत बहुत अच्छा है। मुझे लेट हो रहा है, अब मैं चलती हूँ। ये लो पैसे, शुक्रिया मेरा लहंगा सिलने के लिए। ये कहते हुए सलोनी चुड़ैल की नजरों से 9-2-11 हो जाती है। वहीं चुड़ैल अपने असली रूप में आकर कहती है, अरे अचानक से इसे क्या हुआ? अभी तो आराम से बात कर रही थी, अब आई और चली भी गई। खैर मुझे क्या, मैं और कपड़े सिलती हूँ। इस तरह चुड़ैल अपना रूप बदलकर और भी लोगों के कपड़े सिलती है। कुछ लोगों को पता नहीं चलता। वहीं दूसरी ओर सलोनी घर जाकर अपने घर वालों से कहती है, माँ पापा, वो इस गांव में एक दर्जी औरत है जो कि चुड़ैल है। उसी ने मेरा लहंगा सिला। ये देखिए माँ पापा। पागल है क्या बेटा? इतनी रात में आई है ना, इसलिए तुझे चुड़ैल जैसा लग रहा है। तू कुछ भी बोलती है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? सच में वो एक चुड़ैल दर्जी थी। आप मत मानो, लेकिन मैं हकीकत का पता लगा कर रहूंगी। ऐसे ही वो कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग जब उस औरत से कपड़े सिलवाते हैं तो वो भी उसे उसकी असली रूप में देख लेते हैं और पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि उनके गांव में एक औरत दर्जी चुड़ैल बनकर रह रही है। तभी गांव वाले मशाल लेकर उसे मारने जा रहे थे। फिर वो सबके सामने आकर कहती है, रुक जाओ, आप ये सब क्या करने जा रहे हैं? आपने पहले भी मेरे साथ गलत किया था, एक बार आप फिर गलत करने जा रहे हैं। तुम हमें नुकसान पहुंचाओ, उससे पहले हम तुम्हें इस गांव से भगा देंगे। पर उससे पहले ये बताओ कि तुम हमारे गांव में दर्जी बनकर कह रह रही हो? दर्जी मैं अपनी इच्छा से नहीं, आप लोगों की जरूरत से बनी हूँ। कुछ लोगों को दर्जी की जरूरत थी, इसीलिए मैंने दर्जी का काम किया। बाकी आप लोगों ने मुझे पहले ही मार डाला था। याद है, मैं वही कुमकुम हूँ जिसके प्यार को आपने हमेशा के लिए दूर कर दिया कुछ समय पहले। कुमकुम विराट नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। सुबह मिलना मुमकिन नहीं था, इसलिए वो दोनों रात में एक दूसरे से मिलते हैं और जब गांव वालों को उनकी खबर होती है तो वो मशाल लेकर उन दोनों को अलग कर देते हैं। छोड़ो, आप गांव वाले हम दोनों को ऐसे जुदा नहीं कर सकते। ए लड़की, क्या तुझे पता है इस गांव में प्यार करना गुनाह है? अब तुम दोनों को इस गुनाह की सजा मिलेगी। मार डालो इन्हें। भगवान के लिए हम दोनों को छोड़ दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज हम दोनों को छोड़ दीजिए। कोई उनकी बात नहीं सुनता और दोनों को तलवार से मारकर अलग अलग जगह दफना देते हैं। उसके बाद मेरा विराट तो चला गया, लेकिन उसके प्यार में मेरी आत्मा भटक रही है। आज तक किसी भी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि आप लोगों ने ही मुझे और मेरे प्यार को मार डाला। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस गांव से चली जाऊं, तो आप मेरी गड़ी हुई लाश को निकालकर उसका अच्छे से अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मैं भी चली जाऊं अपने विराट के पास। अरे बेटा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा, पर कुछ गांव वालों ने ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। सबको प्यार करने का अधिकार होता है, पर अब तुम निश्चिंत रहो। हमें माफ कर दो कुमकुम, हम तुम्हारा अच्छे से अंतिम संस्कार करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे लिए इतना कर देंगे। ये कहते ही सभी गांव वाले कुमकुम चुड़ैल से माफी मांगते हैं और अगले ही दिन उसकी लाश को निकालकर उसका पूरी विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद गांव वाले भी बिना किसी डर के खुशी खुशी से रहने लगते हैं। चुड़ैल का भूतिया हीटर। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। आधी रात के समय एक सुनसान सड़क पर एक हीटर जल रहा होता है। तभी उस सड़क से एक आदमी गुजर रहा होता है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है।
इतनी ठंड की वजह से तो मेरी हालत बुरी हो चुकी है। काश कि थोड़ी बहुत गर्माहट मिल जाए। जैसे जैसे कैलाश आगे बढ़ता जाता है उसकी नजर एक हीटर के ऊपर पड़ती है जो अपने आप जल रहा होता है। अरे वाह, इतनी रात के समय ही हीटर कैसे चल रहा है? लेकिन इसका तो कहीं पर तार भी नहीं है। उसकी गर्माहट को देखकर कैलाश थोड़ी देर उसके पास ही बैठ जाता है, जिसके बाद वह अपने आप से कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कितना सुकून मिल रहा है इस गर्माहट के साथ। हो। लेकिन मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आ रही कि बिना तार के ये हीटर चल कैसे रहा है। कहीं ये हीटर ऑटोमेटिक तो नहीं है? कैलाश उस हीटर के आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे उसका तार कहीं भी नजर नहीं आता, जिसके बाद कैलाश के मन में हीटर को लेकर लालच आने लगता है। अरे वाह, एकदम ऑटोमेटिकली हीटर है। अगर इसे घर में ले गया तो बेबी भी खुश हो जाएगी और ठंड से भी छुटकारा मिल जाएगा। कैलाश जैसे ही उस हीटर को उठाने वाला होता है तभी उसके अंदर से एक बहुत भयानक चुड़ैल निकलकर बाहर आती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे चुड़ैल, मैंने तुझे नहीं छुआ, मैं तो इस हीटर को उठाने वाला था। ये हीटर मेरा है, अगर कोई मेरे हीटर के सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल कैलाश को मार देती है और वापस से हीटर के अंदर घुस जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गांव के सभी लोगों को कैलाश की लाश उस रास्ते पर नजर आती है, लेकिन वहां पर हीटर नहीं होता। हे भगवान, जरा देखो तो सही, बेचारे को कितनी बेरहमी से मारा लगता है किसी ने इसको जलाकर मारा है। इसका शरीर देखो किस तरह जल भुन गया है, मारने वाले ने जरा भी रहम नहीं किया। ऐसे ही और भी लोगों की जान जा चुकी है। आखिर ये सब कर कौन रहा है? हमें उस कातिल को ढूंढना होगा, नहीं तो ऐसे पता नहीं और कितने लोग मारे जाएंगे। ऐसे ही गांव में कई बार लोगों की लाश मिल चुकी थी। गांव के किसी भी व्यक्ति को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। चंद्रपुर के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, सरोजनी नाम की। वो अपनी सास केसरी के साथ रहती थी। सरोजनी बहुत नादान और भोली थी, लेकिन केसरी को अपनी बहू बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अपने बेटे रोहित की शादी एक अमीर घराने में करना चाहती थी, लेकिन केसरी के पति विनोद ने उसकी एक नहीं सुनी और उसके बेटे की शादी बेचारी गरीब सरोजनी से कर दी। सर्दियों का समय चल रहा था। एक दिन सरोजनी रसोई में बर्तन धोने के बाद हीटर पर हाथ सेकने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड है, इतनी ठंड कोई इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, लगा ले ठंड का बहाना ताकि तुझे हीटर सेकने को मिल जाए। अरे ये हीटर क्या तेरे बाप ने यहाँ पर लाकर रखा है? माँ जी, अभी बर्तन धोकर आई थी, मेरे हाथ बिल्कुल बर्फ की तरह सुन्न हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर हीटर पर हाथ सेक लूं। अरे अगर इस तरह हीटर जलाती रहेगी तो बिजली का बिल कितना आएगा? तेरे पिताजी यहाँ पर बिजली का बिल भरने नहीं आएंगे। सरोजनी अपनी सास की डांट सुनकर हीटर बंद कर देती है और बाकी के काम करने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ केसरी अपने कमरे में अपने मन ही मन सोचने लगती है, मुझे इसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये ऐसे नहीं मानेगी। अगर इसे मार दूंगी तो मुझे मेरे बेटे के लिए दूसरी बहू लाने में आसानी हो जाएगी। अब इसे मारने का कोई ना कोई तो प्लान सोचना ही होगा। केसरी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे हीटर का ख्याल आता है। क्यों ना मैं अपने हीटर से ही इसको जान से मार दूं। ऐसा सोचकर केसरी हीटर के वायर में छेड़छाड़ कर देती है, जिसके बाद बेचारी सरोजनी रात के समय सारे काम खत्म करने के बाद बर्तन धोने लगती है। हे भगवान, कितनी ठंड हो रही है। एक काम करती हूँ, फटाफट बर्तन धोकर हीटर में हाथ सेक लूंगी, लेकिन माँ जी से छुप कर, कहीं मुझे हीटर के पास जाना होगा। सरोजनी फटाफट बर्तन धोकर हीटर के पास जाती है, जिसके बाद वह जैसे ही स्विच ऑन करती है उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह बिजली के करंट से वहीं तड़प तड़प के मर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज से रोहित भागता हुआ उसके पास आता है और किसी तरह लकड़ी के डंडे से स्विच को ऑफ कर देता है। हे भगवान, ये क्या? सरोजनी को तो सांस ही नहीं आ रही। विनोद सरोजनी की नस पकड़कर चेक करता है, जिसके बाद विनोद अफसोस करते हुए कहता है, बेटा अपने आप को संभालो, सरोजनी अब इस दुनिया में नहीं रही। बिजली के करंट से मौत होने के कारण लोगों को यह एक हादसा लगता है, लेकिन ये साजिश केसरी की थी। इसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। रोहित और विनोद दोनों मिलकर सरोजनी का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन बेचारी सरोजनी की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह भयानक चुड़ैल बन जाती है।
माँ जी ने मेरे साथ इतनी बड़ी साजिश रची और मुझे जान से मार दिया। अब मैं माँ जी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रात के समय केसरी के पास जाती है और कहती है, तूने मुझे मार दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल को देखते ही केसरी की हवा टाइट हो जाती है और वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहू, मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मुझे मारने के बाद तुझे पछतावा हो रहा है? अरे जो तूने मेरे साथ किया अब मैं तेरे साथ करूंगी। सरोजनी की चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और वह उसका गला घोट कर मार देती है। उस दिन के बाद से चुड़ैल की आत्मा हीटर में घुस जाती है और वह हीटर लोगों की जान का कारण बन जाता है। वो एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी, उसे गांव में बुलाना होगा। तांत्रिक बाबा हमारी मदद करो, पता नहीं कौन है जो लोगों को मारता जा रहा है, आप हमारी आखिरी उम्मीद हो। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके पता लगाता है। तो तांत्रिक बाबा इंतजार किस बात का है? आप हमारी मदद करो और उस चुड़ैल को यहाँ से बुलाओ और उससे हमारा पीछा छुड़वाओ। तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद वह गांव पहुंचकर अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करता है और एक मंत्र का जाप करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा उसके सामने चुड़ैल का हीटर प्रकट होता है, जिसके अंदर से चुड़ैल निकल कर आती है। क्यों तांत्रिक, तूने इन लोगों की मदद क्यों कर रहा है? अगर तू इनकी मदद करेगा तो मैं तुझे भी मार दूंगी। चुड़ैल, तू अपनी मौत का बदला तो ले चुकी है, अब इन लोगों का पीछा छोड़ और यहाँ से चली जा। तांत्रिक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वह चुड़ैल और उसके हीटर के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इकलौती ननद की शादी। शारदा देवी के 2 बच्चे थे, बेटा संजीव और बेटी सुहानी। आज शारदा देवी के घर में बड़ी चहल पहल थी। पूरे घर में रोशनी की जगमगाहट जुगनू के जैसे छिटकी हुई थी। बेटे के ब्याह की बहुत बहुत बधाई हो शारदा, बड़ी लंबी उम्र है तेरी रुंझुन, तुझे ही याद कर रही थी। मुझे लगा काम के सुध-बुध में तू तो मेरे संजीव की शादी भूल ही गई। अरे भूलती कैसे, तेरे घर के गाजे बाजे की गूंज पूरे गांव भर में गूंज रही है। चल बस कर, बारात जाने का समय हो चला है, मैं सुहानी को बुला कर लाती हूँ। अरे बावरी हो गई है क्या? सुहानी को बारात में लेकर जाने की क्या जरूरत है? पता चले कहीं तेरी बेटी के काले रंग के चलते संजीव की गृहस्थी बसने से पहले ही उजड़ जाए। रुंझुन ऐसा कह ही रही थी कि सामने से चली आ रही सुहानी ये सुनकर टूटे मन से कहती है, माँ, रुंझुन चाची सही कह रही है। वैसे भी कहाँ प्रीति भाभी का सुंदर चेहरा और कहाँ उनकी ननद का काला रंग। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण भैया की खुशियाँ खारिज हो जाए। ऐसा बोलकर सुहानी भीगी पलकों को छिपाए भागकर अपने कमरे में चली जाती है और शारदा फीके मन से अपने बेटे की बारात लेकर दुल्हन बनी बैठी बहू के द्वार पर दस्तक देती है और अग्नि के 7 फेरों के साथ प्रीति अपने पति संजीव और सास शारदा के साथ ससुराल आ जाती है, जहां दूर खड़ी सुहानी अपनी भाभी को देख रही होती है। आजा प्रीति बहू, इस नए घर में तेरा स्वागत है। माँ जी, वो कौन है? वो प्रीति बहू, दरअसल वो मेरी बेटी सुहानी है। मेरी ननद मेरे निगाहों के सामने खड़ी है और मैं पगली उसे पहचान तक न सकी। ऐसा कहते हुए भाभी बनी प्रीति भागकर अपनी ननद को गले से लगा लेती है और झूम उठती है, मगर सुहानी के लिए ये किसी भ्रम जैसा था, क्योंकि काले रंग के चलते वो लोगों के कड़वे शब्द ही सुनती रहती थी। अरे ये क्या, इस खुशी के मौके पर झूमने की बजाय मेरी प्यारी ननद के आंखों में आंसू क्यों झिलमिला उठे? भाभी, मैं तो आपसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। आप इतनी खूबसूरत और मैं कहाँ काली। पहली बार किसी ने मुझे बिना हिचकिचाए गले लगाया है, वरना तो इतने बड़े घर की बेटी होकर भी मेरे काले रंग के चलते अक्सर अपने भी मुझसे कतराते हैं। सुहानी, अपनी भाभी की एक बात कभी मत भूलना, इंसान की छवि किसी रंग रूप का मोहताज नहीं। अक्सर रात के अंधियारे में ही कलम चलाने वाले हाथ दुनिया में अपना नाम बिखेरते हैं। भाभी के खरे बोल उसकी काली ननद के लिए हिम्मत बन जाते हैं। गुजरते समय के साथ काली ननद और गोरी भाभी के बीच का रिश्ता और ज्यादा गहरा हो जाता है।
देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन क्या बात है भाभी, आज आप बड़ी चहक रही हैं। अरे खुश तो होंगी ना, क्योंकि आज मेरी ननद को देखने लड़के वाले जो आ रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बन्नू दुल्हन बनेगी और ढोल नगाड़ों की धुन पर ये भाभी अपनी ननद की शादी में दिल खोल कर नाचेगी। अपनी भाभी की आंखों में बंधे शादी के अरमान देखकर सुहानी की नजर अपने काले रंग पर घिर जाती है और उसका मन चिंता में घुलने लगता है। मगर भाभी, आप तो जानते हैं कि मैं कितनी काली हूँ, फिर भला कोई क्यों मुझसे शादी करना चाहेगा। सुहानी, ये मत भूलो मेरी प्यारी ननद कि जोड़ियां भगवान बनाता है। अगर अपनी भाभी पर भरोसा हो तो ये साड़ी पहनकर तैयार हो जाओ। सुहानी जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद कोकिला अपने बेटे के साथ शारदा के घर में घुसते हुए फुसफुसाती है। अरे वाह, घर बार तो एकदम राजमहल के जैसा है। अरे जिसका घर इतना चमक दमक रहा है तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि उस घर की बेटी दूध से भी उजली होगी। कोकिला ऐसा बोलकर सोफे पर बैठ जाती है कि सामने से सुहानी को लिए चली आ रही प्रीति को देख शारदा कहती है, ये लीजिए बहन जी, मेरी बेटी और बहू दोनों आ गई। क्या ये कलमुही आपकी बेटी है? अरे मैंने तो सोचा था कि इतने बड़े घर की बेटी खूबसूरत होगी, मगर ये तो चलती फिरती कोयले की खान है। आंटी जी, एक बार सुहानी के सावलेपन को भूलकर मेरी ननद के मिलनसार व्यवहार को देखिए। अरे इतने व्यवहार का क्या अचार डालना है जब रूप में ही खोट है। ना बाबा ना, मुझे तुम्हारी काली ननद से अपने बेटे की शादी नहीं करनी, जिसके काले कदम मेरे घर में पड़ते अंधेरे हो जाएगा। चलती हूँ, जय राम जी की। कोकिला के नीम से कड़वे शब्द सुहानी के मन को तोड़कर रख देते हैं। सुहानी, दिल छोटा मत करो। अक्सर हर इंसान की नजरें हीरे की परख नहीं कर पाती है। समय बीतता है। हर गुजरते दिन के साथ प्रीति अपनी ननद की शादी के लिए कई सारे रिश्ते तलाशती है, मगर हर एक रिश्ते वाले सुहानी का सांवला रंग देखकर फीका रुझान जताकर ना कह जाते हैं। फिर एक दिन प्रीति के घर मंदिर में बैठी माँ पार्वती की प्रतिमा के सामने सर झुकाए हुए कहती है, हे माँ पार्वती, तुम तो सुहागन औरतों की देवी हो। आज ये भाभी झोली फैलाकर अपनी ननद के लिए ये मन्नत मांगती है कि उसकी कोरी हथेली और उसके सूने मांग को विवाह के 16 श्रृंगार से सजाने का वरदान दो। जिस रोज मेरी ननद की शादी पक्की हो जाएगी, ये भाभी भिखारियों को अपने हाथों से 56 भोग बनाकर खिलाएगी और आपको 16 श्रृंगार चढ़ाएगी। अचानक माँ पार्वती के चरणों में चढ़ा फूल प्रीति की झोली में आ गिरता है। उस रोज से प्रीति अपनी ननद की शादी के लिए भूखी प्यासी रहकर निर्जला व्रत करती है। समय बीतता है। अरे प्रीति बहू, ये क्या पागलपन लगा रखा है तूने? ननद की शादी के लिए ऐसी नादानी भला कौन सी भाभी करती है? माँ जी, इस निर्जला व्रत में तो बस भूखा रहना है। अगर अब अपनी ननद की शादी के लिए मुझ भाभी को जान भी न्यौछावर करना पड़े तो भी मंजूर है। भगवान को इस भाभी की मन्नत पूरी करनी होगी। बहू, तू जानती है, कृष्णा कहते हैं, कर्म बिना फल अधूरा मिलता है। हमें सुहानी के चेहरे पर मेहनत करने की जरूरत है। हाँ माँ जी, मुमकिन। अगर मैं अपनी ननद के चेहरे पर घरेलू नुस्खे आजमाऊं तो शायद सुहानी का रंग खुद ब खुद निखर जाए। उस दिन से प्रीति अपनी ननद के काले चेहरे पर अथक प्रयास शुरू करती है। ये लो मेरी प्यारी ननद, इसे अपने चेहरे और शरीर पर मलना है। ये क्या है भाभी? ये हल्दी चंदन का उपटन है सुहानी, इसे लगा लो। ये तुम्हारे चेहरे के लिए फायदेमंद है। ठीक है भाभी। प्रीति अपनी ननद के चेहरे पर खास ध्यान देती है। धीरे धीरे सुहानी के चेहरे का कालापन कटता चला जाता है और वो साधारण शक्ल की हो गई थी। एक दिन उसके घर एक रिश्ता आता है। जी आइए सुमित्रा आंटी, बैठिए। मैं बस जल्दी से अपनी ननद को लेकर आती हूँ। प्रीति भागती हुई कमरे में बैठी अपनी ननद को नीचे लेकर आती है और कुछ देर के बातचीत के बाद, तो बताइए बहन जी, क्या तय किया आपने? अरे समधन जी, मैं तो पहले से ही तय करके आई थी कि आपकी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। सुमित्रा का सुलझा सा जवाब सुनकर भी सुहानी के चेहरे पर एक डर घिरा था और वो बोल पड़ती है, आंटी जी, क्या आपको मेरे सावली सूरत से कोई परेशानी नहीं? अरे नहीं, भगवान जिसे जिस रंग रूप में गढ़ता है वो बेहतर है। तुम मुझे पसंद हो। कुछ दिनों के बाद सुहानी की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। हल्दी लगते हुए प्रीति कहती है, हल्दी की रस्म बहुत मुबारक हो मेरी प्यारी ननद।
शुक्रिया भाभी, मगर मेरी कोरी हथेलियों में ये हल्दी का रंग आग की देन है। हल्दी की रस्म के खत्म होने के बाद अगले दिन मेहंदी की रस्म शुरू होती है। प्रीति अपनी ननद के हाथों में मेहंदी लगाती है और आखिरकार शादी का दिन दस्तक देता है। अपनी दुल्हन बनी ननद को शीशे में निहारते हुए भाभी बोलती है, अरे वाह मेरी प्यारी ननद, इस 16 श्रृंगार में तुम्हारा बादामी चेहरा मेरी आंखों में नहीं समा रहा। कहीं मेरी ननद को इस भाभी की नजर ही ना लग जाए। आपकी नजर तो मेरे लिए नूर है भाभी, क्योंकि ये निखार भी तो आपकी देन है। दोनों ननद भाभी आखिरी बार गले लगती हैं और 7 फेरों के साथ सुहानी की शादी हो जाती है, जिसके बाद प्रीति अपने मन्नत को पूरा करते हुए भिखारियों को खाना खिलाकर अपनी ननद के नए जीवन के लिए प्रार्थना करती है।